अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन फ्रॉम 1600 टू 1660। इस टाइम पीरियड को प्यूरिटन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम प्यूरिटनिज्म अपनी पीक पर थे, जो कि एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। और इसे एज ऑफ मिल्टन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट मिल्टन, जॉन मिल्टन, इस एज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूरिटनिज्म क्या होता है। एक्चुअली प्यूरिटनिज्म एक सोच का नाम था, एक बिलीफ का, एक माइंडसेट का नाम था। तो ये लोग कौन थे? ये लोग रिलीजियस पीपल थे। ये लोग खुद को कंसिडर करते थे बहुत ज़्यादा रिलीजियस और पायस। इनका पर्पस क्या था? टू प्योरीफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड। उस टाइम पे जो चर्च था वो बहुत ज़्यादा करप्ट था। चर्च के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स थे। बहुत सी चर्च की ऐसे रिचुअल्स थे या चीज़ें थी जो इनको पसंद नहीं थी। तो ये कहते थे कि हमारा पर्पस क्या है, उसको प्योरीफाई करना। प्योरिटन्स पुट देयर फेथ ओवर एवरीथिंग। उनके लिए जो उनका बिलीफ है, क्रिश्चियनिटी है, उससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं था। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलीजन थी। उनका पर्पस क्या था? ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई? टू प्योरीफाई द इंग्लिश चर्च ऑफ इट्स करप्शन। इनका जो सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया वो था आफ्टर लाइफ पे, सिंपल लाइफस्टाइल। इन्होंने सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। स्टिक लॉयल्टी, स्टिक एडहेरेंस टू द टीचिंग्स ऑफ बाइबल। जैसे कि वो लोग रिलीजियस पीपल थे, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो लाइफस्टाइल है जो उनका कोड ऑफ लॉ है वो बिल्कुल बाइबल से रिलेटेड था, बाइबल की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग था। ओके, अब हम देखते हैं कि इस टाइम पीरियड का लिटरेचर पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि हम लोग तो लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। तो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज, इस एज में कोई भी राइटर जैसे सिडनी, शेक्सपियर, स्पेंसर, इस तरह का कोई भी इमेजिनेटिव राइटर राइज नहीं हुआ। राइटर्स जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जस्ट जो एलिजाबेथन एज के राइटर्स थे उनको इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया। आर्ट ऑफ बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी स्टार्ट हुआ इस एज के अंदर। इन दोनों में डिफरेंस तो आपको पता है ना। बायोग्राफी होती है स्टोरी ऑफ लाइफ, जब भी हम किसी की लाइफ की स्टोरी को नरेट करते हैं, और ऑटोबायोग्राफी होता है जब कोई इंसान खुद अपनी लाइफ की स्टोरी को लिखता है। इसके अलावा रिएक्शन अगेंस्ट प्रीवेलिंग एब्यूज़। उस टाइम पे जो भी रिचुअल्स थे, लोगों का जो लाइफस्टाइल था, उसके अगेंस्ट थे ये लोग, प्यूरिटन्स जो थे। तो लिटरेचर में भी आपको यही चीज़ नज़र आएगी। उस टाइम का जो लोगों का लाइफस्टाइल था, उनकी हैबिट्स थी, जो चर्च का रोल था, आपको ना इस सब को सटायर किया गया है। जितना भी लिटरेचर है उसके अंदर इस टाइम इन चीज़ों को सटायर किया गया है। फोकस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, रिलीजियस बिलीव्स पे, बाइबल के रेफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। कंडेम साइंस एंड आर्ट। रिनेसेंस टाइम पीरियड में साइंस एंड आर्ट को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया गया। लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया, मोटिवेट किया गया कि आप लोग साइंस की तरफ आएँ, आप लोग चीज़ों को स्केप्टिक वे में देखा करें, रिसर्च किया करें चीज़ों पे, उनको डिस्कवर किया करें। इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इन चीज़ों को कंडेम कर दिया गया। इन चीज़ों को कंसीडर किया जाता था नॉन रिलीजियस, कि अगर आप किसी चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप रिलीजियस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने रिलीजन पे बिलीव ही नहीं है। इग्नोर्ड द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, द क्लोजिंग ऑफ थिएटर्स इन 1642। अब क्या हुआ कि थिएटर्स को भी बिल्कुल बंद कर दिया गया 1642 के अंदर। ये पीपीएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखा करें। पार्क्स और इंटरटेनिंग पॉइंट्स जितने भी थे उन्हें बंद कर दिया गया। क्रिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पिरिट्स वर डोमिनेंट, डिस्ट्रॉयड ह्यूमन कल्चर एंड कन्फाइंड टू इट्स ओन पर्टिकुलर इंटरेस्ट। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा बाउंड कर दिया गया। मीन्स जो चीज़ प्यूरिटन्स की फेवर में है या जिस चीज़ को वो अप्रूव करेंगे बस वही चीज़ लीगल है। Somberness and pensiveness were dominant in poetry. Lack of vitality, lack of unity. अब lack of unity क्यों था? क्योंकि अब वहाँ पर सब लोग एक तरह नहीं सोच रहे थे। कुछ लोग तो थे वो प्यूरिटन मूवमेंट के साथ थे, और कुछ लोग जो थे वो किंग को फॉलो कर रहे थे, वो किंग के साथ थे। तो इस वजह से जब लोगों में ही यूनिटी नहीं रही तो एक सिविल वार का सिनेरियो क्रिएट हो गया वहाँ पर। दिस पीरियड इज़ रिमार्केबल फॉर द डिके ऑफ ड्रामा। मैंने आपको पहले बताया जैसे थिएटर्स क्लोज हो गए थे, तो इट इज़ अ डिके ऑफ ड्रामा। सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल वॉर चल रही थी। लोग जो थे वो डिवाइड हो गए थे दो पार्टीज़ के अंदर। कुछ जो थे वो प्यूरिटन्स को सपोर्ट करते थे, कुछ जो थे वो लिबर्टी को, फ्रीडम को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये क्या था? ये सिविल डिस्टर्बेंस का टाइम पीरियड था। ओके, अब
एक क्रिटिक है W.J. लॉन्ग, वो इस टाइम पीरियड के बारे में क्या कहते हैं, उनके रिमार्क्स हैं, एलिजाबेथन लिटरेचर इज़ जनरली इंस्पायरिंग, इट थ्रॉब्स विद यूथ एंड होप एंड विटालिटी, दैट विच फॉलोज मीन्स ये जो अब प्यूरिटन एज है स्पीक्स ऑफ एज एंड सैडनेस, इवन इट्स ब्राइटेस्ट hours are followed by gloom and by the pessimism inseparable from the passing of old standards. अभी जो प्यूरिटन एज है इसे फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उस एज पे, उस टाइम पीरियड पे जो पॉलिटिकल रूलर्स थे ना, उस हिसाब से इसे 3 मेन पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज जैकोबियन एज फ्रॉम 1603 टू 1625। इस टाइम पे जो किंग था इंग्लैंड का वो था जेम्स वन, और उसी की बेस पे उसका लेटिन में जो नेम था वो था जैकोब, और उसी बेस पर इस एज को जैकोबियन एज, उसका टाइम पीरियड था उस किंग का फ्रॉम 1603 टू 1625। तो जेम जो है वो एक किंग होने के साथ साथ एक राइटर भी था। उसने खुद कुछ वर्क्स को कंपोज किया, जैसे डेमोनोलॉजी 1597, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। ही आल्सो इंस्टीट्यूटेड द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश 1611। उसका जो ये वर्जन था ट्रांसलेशन का, उसे नेम दिया गया द ऑथोराइज्ड किंग जेम्स वर्जन। एंथनी वेल्डन ये क्लेम करते हैं कि जेम्स हैड बीन टर्म्ड एज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिसेंडम। तो उन्हें ये टाइटल भी दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी PPSC में कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि वाइजेस्ट फूल का टाइटल किसे मिला था, तो जेम्स वन को, और किसने दिया था, एंथनी वेल्डन ने। Next is Caroline age from 1625 to 1649. This age is named after Charles I. जब जेम्स वन की डेथ हुई थी 1625 में, तो उनके बेटे चार्ल्स वन को थ्रोन मिल गया था, और इसी बेस पर इस एज को हम कैरोलिन एज कहते हैं, क्योंकि उसका जो लैटिन नेम था वो था कैरोबस। तो चार्ल्स क्वेरिड विद द इंग्लिश पार्लियामेंट, ये कोई अच्छा किंग साबित नहीं हुआ था, इसके हमेशा कन्फ्लिक्ट रहते थे पार्लियामेंट के साथ, तो इसे बीहेड कर दिया गया था 1649 के अंदर। 1649 में इसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड। तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जब इंग्लैंड के अंदर कोई भी किंग नहीं था। चार्ल्स वन की जब डेथ हुई तो ओलिवर क्रॉमवेल जो कि प्यूरिटन लीडर था वो पावर में आ गया। उसकी डेथ हुई थी 1658 में। उसके बाद उसका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल जो था वो इंग्लैंड का रूलर बन गया, और उसने 1660 तक इंग्लैंड को रूल किया। अब हम मूव ऑन करते हैं इस एज के इम्पोर्टेंट लिटरेचर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है जॉन वेबस्टर। हिज टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1580 टू 1625। ही वॉज एन इंग्लिश जैकोबियन ड्रामाटिस्ट। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रेजेडीज। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द वाइट डेविल 1612 एंड द डचेस ऑफ माल्फी 1614। नेक्स्ट है सिरिल टर्नर। ही वॉज एन इंग्लिश सोल्जर, डिप्लोमेट एंड ड्रामाटिस्ट। इनके ड्रामास में आपको क्राइम और टॉर्चर के थीम ज़्यादा मिलेंगे, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी एंड द एथीस्ट ट्रेजेडी। नेक्स्ट है फ्रांसिस बोमेंट एंड जॉन फ्लेचर। They were dramatists. They collaborated their writings during the reign of James I. तो इन्होंने ज़्यादातर कोलैबोरेटिव काम किया। इनके जो इंपॉर्टेंट कोलैबोरेटिव वर्क्स हैं उसमें है किंग एंड नो किंग ट्रेजाई कॉमेडी, द मेड्स ट्रेजेडी, द कैप्टन, द नोबल जेंटलमैन। नेक्स्ट है रॉबर्ट बर्टन। ही वॉज आल्सो एन ऑथर। हिज वर्क इज़ द एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन। हिज टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 1608 टू 74। अब आपको पता तो होगा ही कि जॉन मिल्टन कितने सिग्निफिकेंट पोइट हैं। इन पे मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर हम इनको डिटेल से इनकी बायोग्राफी, इनकी करैक्टरिस्टिक्स, उनकी जो वर्क्स की करैक्टरिस्टिक्स है उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी भी हो सके मैं आपको कंसाइज इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ प्यूरिटन एज। ही वॉज आल्सो ग्रेट ह्यूमनिस्ट। मैंने आपको रिनेसेंस में बताया था ना अच्छे से कि ह्यूमनिस्ट क्या होता है। ह्यूमनिज्म अप्रोच थी जिसका मतलब था सेंटर ऑफ फोकस जो है वो ह्यूमन बींग्स को होना चाहिए, मैन को होना चाहिए, उसकी डिस्कवरी होनी चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए, उसकी नेचर उसको डिस्कस करना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, वो मैन होना चाहिए। तो पोइट्री वाज हिज लव। उन्होंने मेनली जिस जॉनरा पे काम किया वो था पोइट्री। ही कम्प्लीटली डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू पोइट्री। टेनिसन मिल्टन के बारे में कहते हैं कि ही इज़ गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, तो इस वजह से टेनिसन ने उनके बारे में ये रिमार्क्स दिए थे। उनके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें है द हिम ऑफ द नेटिविटी, कॉमस, लिसिडस। लिसिडस इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड के वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे। एलिजी आपको पता है ना, एक डेथ मॉर्निंग पोइम होती है जिसके अंदर हम किसी की डेथ को मॉर्न करते हैं या लेमेंट करते हैं। हिज नेक्स्ट वर्क इज़ ऑन हिज ब्लाइंडनेस।
इनकी लाइफ की एक ट्रेजेडी ये भी है कि ही गॉट ब्लाइंड इन 1652। इनकी आई साइट आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा वीक होने लगी थी और ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 तक। लेकिन इनकी जो लेटर पोइट्री है इस टाइम पीरियड, इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद जो इन्होंने पोइट्री लिखी ना, वो इनके मास्टरपीस कंसिडर किए जाते हैं। वो इनकी सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोइट्री है। उसमें आती है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन अगेनिस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट का जो फर्स्ट वर्जन है वो 1667 में पब्लिश हुआ। ये बहुत लेंथी पोइम है, 10,000 प्लस इसकी लाइंस हैं, 10 बुक्स हैं। तो इट इज़ अ एपिक पोइम रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। एपिक पोइम आपको पता है ना, एक बहुत ज़्यादा लेंथी नरेटिव पोइम होती है। तो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो रिलीजियस है। अब मैंने आपको बताया कि ही इज़ अ प्यूरिटन पोइट। अब आप देखें कि लिटरेचर में किस तरह से प्यूरिटन मूवमेंट आपको नज़र आएगी। प्यूरिटन मैंने आपको क्या बताया था कि रिलीजियस पीपल थे। तो अब उस टाइम के जो राइटर हैं उनके ऊपर अपने टाइम पीरियड का इफ़ेक्ट तो होगा ना, जब जो उनकी सराउंडिंग्स है या उनकी जो सोसाइटी में जो चीज़ ज़्यादा डोमिनेट है उसका इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस आपको उस एज के राइटर्स के ऊपर या पोइट्स के ऊपर लाजमी नज़र आएगा और उनके वर्क्स के अंदर भी आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएगी। इसकी कुछ मेजर थीम्स हैं। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये क्या था, ये पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट है। अक्सर ये MCQs में भी पूछी जाती है, PPSC के MCQs में भी, कि मिल्टन का पर्पस क्या था पैराडाइज लॉस्ट लिखने का। तो ही वांट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। इसका जो पैराडाइज लॉस्ट का सेंट्रल फिगर है वो है सैटन। ये चीज़ भी अक्सर MCQs में पूछी जाती है। पैराडाइज रीगेन्ड का जो सेंट्रल फिगर है वो है जीसस क्राइस्ट और जो पैराडाइज लॉस्ट का मेन सेंट्रल फिगर है वो है सैटन। तो नेक्स्ट वर्क इज पैराडाइज रीगेन्ड, इट इज़ रिटन इन 1671। नेक्स्ट है सैमसन अगेनिस्ट, इट इज़ अ ट्रेजेडी रिटन ऑन ग्रीक मॉडल। तो ग्रीक लिटरेरी वर्क्स को, मॉडल्स को इमिटेट करते हुए उन्होंने ये ट्रेजेडी लिखी थी। नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, पोएटियन पोइट्री जो है उसे 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज़ द स्कूल ऑफ स्पेंसर, नेक्स्ट है मेटाफिजिकल पोइट्स और नेक्स्ट है कैवलियर पोइट्स। तो स्कूल ऑफ स्पेंसर क्या है, तो जिस तरह आपको नाम से पता चल रहा है ये वो पोइट्स थे जिन्होंने एडमंड स्पेंसर को फॉलो किया। उनकी जो वे ऑफ पोइट्री है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्पेंसर को टाइटल दिया गया था पोइट ऑफ पोइट्स। तो उनको ये टाइटल क्यों मिला था, क्योंकि उनके बाद वाले आने वाले बहुत से ऐसे पोइट्स थे जिन्होंने उनके स्टाइल को, उनके स्टेंसा को, उनके वर्क्स को इमिटेट किया था, फॉलो किया था, उनके स्टाइल को फॉलो किया था। तो इसमें सबसे पहले पोइट हैं फिनिस फ्लेचर। ही वाज अ प्रीस्ट, बेसिकली वो एक प्रीस्ट थे। उनका इंपॉर्टेंट वर्क है द पर्पल आइलैंड। इट आल्सो डील्स विद अ रिलीजियस सब्जेक्ट। इनके जो पोइम्स हैं वो फॉलो करती हैं एलिग्रिकल पैटर्न को, जो कि फेरी क्वीन में स्पेंसर ने यूज़ किया था। तो इन्होंने, अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने फेरी क्वीन को वो अपना मॉडल बनाया। तो फेरी क्वीन किसका वर्क था, स्पेंसर का। नेक्स्ट है गाइस फ्लेचर, ही वाज आल्सो अ प्रीस्ट। हिज मेजर पोइम इज क्रेट्स विक्ट्री एंड ट्रियम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ 1610। सो द नेक्स्ट इज विलियम ब्राउन फ्रॉम 1590 to 1645. His major work is Britannia's Pastoral. It is basically an allegorical satire. तो जिस तरह फेरी क्वीन एक allegorical satire है, it is also an allegorical satire. Next is George Wither. He was a prolific poet and satirist. तो इनकी पोइट्री भी बहुत ज़्यादा सटायरिक थी। इनकी पोइट्री का एक्चुअली डायडेक्टिक पर्पस था। डायडेक्टिक पर्पस मीन्स ही इंटेंटेड टू टीच। तो यू कैन से कि ही वॉज अ मॉरल पोइट। द शेफर्ड्स हंटिंग फिडेला Fair Virtue, it was published in 1622. It is a collection of his works. Mistress of Fairyrit. इसके अलावा he gained the title of our English Juvenal. Juvenal एक Roman poet था. He is the author of different satirical poems. Next है William Drummond. तो इनका major prominent work है The Tears on the Death of Meliades. It is also an elegy. इसके अलावा इन्होंने कुछ sonnets भी लिखी। तो यहाँ पर हमारे स्पेंसरियन पोइट्स एंड हुए। अब हम स्टार्ट करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। तो सबसे पहले तो हमें इस टर्म को समझना चाहिए कि मेटाफिजिकल पोइट्री बेसिकली है क्या। इट इज़, मेटाफिजिकल पोइट्री वो होती है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ इमोशंस एंड इंटेलेक्ट। एक पोइट्री वो होती है जिसमें आप सिर्फ अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं। एक पोइट्री वो होती है जिसमें आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, आप अपनी थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री वो होती है जो इन दोनों चीज़ों का ब्लेंड होता है। इसमें आप अपनी थॉट्स को भी डिस्क्राइब करते हैं और अपनी इमोशंस को भी साथ लेके चलते हैं। तो इट इज़ फ्यूजन ऑफ मिक्सचर ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग।
इस तरह की पोइट्री की जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसीड्स यूज़ की जाती थी। तो कंसीड्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फार फेच सिमिलीज और मेटाफर्स को आपस में रिलेट कर देना। ऐसी चीज़ें जिनका आपस में लिंक ही ना हो उनको भी आप रिलेट कर दें, तो दीज आर कॉल्ड कंसीड्स। जैसे कि जॉन डन जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट है, वो अपनी एक पोएम में खुद को और अपनी एक बिलविड को कंपेयर करते हैं कंपस के साथ। कंपस के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उसके साथ वो खुद को और अपनी बिलविड को कंपेयर करते हैं। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन हिज बुक लाइव्स ऑफ द पोइट्स। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, दीज आर द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। लेकिन इन्होंने इस टर्म को बहुत ज़्यादा सटायरिक वे में यूज़ किया था, मीन्स ये इन पोइट्स को ज़्यादातर पसंद नहीं करते थे और उन्होंने उनके ऊपर नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन जो टी.एस. एलियट है उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था और वो इन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। मेटाफिजिकल पोइट्स मेजर कौन कौन से हैं? जॉन डन जो सबसे रिप्रेजेंटेटिव है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रॉबर्ट हेरिक। अच्छा, कुछ ऐसे पोइट्स हैं जो मेटाफिजिकल की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं और जो आगे मैं आपको कैवलियर पोइट्स पढ़ाऊंगी उसमें भी वो आते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो थॉमस क्रू, नेक्स्ट है रिचर्ड क्रशा, नेक्स्ट है हेनरी वॉन, नेक्स्ट जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ कैंटरबरी, अब्राहम काउले, एंड्रयू मार्वल एंड एडमंड वॉलर। तो जॉन डन, इनका टाइम पीरियड है 1537 टू 1631। ही इज़ द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। इनकी पोइट्री को बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनकी लाइफ की अर्ली पोइट्री है वो कहलाती है एमरस पोइट्री। हिज एमरस पोइट्री इंक्लूड्स एयर एंड द एंजल्स, अ बेनेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इनकी रिलीजियस पोएम्स हैं अ हिम टू गॉड द फादर। एंड उनके जो लेटर पार्ट है उनकी लाइफ का, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सटायरिकल पोएम्स लिखी। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड एनाटॉमी ऑफ द वर्ड, इट इज़ एन एलेजी एंड एपिथेलेमियम। नेक्स्ट है थॉमस क्रू, इनका वर्क है द परसुएशंस ऑफ लव। नेक्स्ट है जॉर्ज हर्बर्ट, द टेम्पल 1633। नेक्स्ट है रिचर्ड क्रशा, ही इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजियस पोइट्री। उनके लिए रिलीजन ही सब कुछ था। द फ्लेमिंग हार्ट इनका प्रोमिनेंट वर्क है। नेक्स्ट है हेनरी वॉन, उनकी एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन है पोइम्स की 1646 में। नेक्स्ट है ऑलर स्केनस। नेक्स्ट है अब्राहम कोले, ही वॉज अ पोइट एंड द एसेसिस्ट। सो इन्होंने ही वॉज अ पोइट एंड द ऐसे, सो इन्होंने पोइट्री में भी काम किया एंड प्रोज में भी काम किया। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग पोइट्स। हिज वर्क्स वर ग्रेटली एडमायर्ड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज। कंटेम्प्रेरीज का मतलब है उनके जो फेलोज थे, मीन्स उनकी जो उन्हीं की एज से बिलोंग करने वाले थे। ही वॉज आल्सो अ मास्टर ऑफ पिंडारिक ओड, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ राइटिंग जिसे पिंडार से रिलेट किया जाता है। ही वॉज आल्सो एन ओल्ड पोइट। नेक्स्ट है इनका एपिकल रोमांस पिरामिस एंड थिस्पी इन 1628। ही wrote it at age of 10. Next है Constantia and Philetus. He is best known for his poem The Mistress 1647 and a collection of love poem The Davides. Next है Andrew Marvell. His poem deal with the theme of nature. The garden, upon the hill, to his coy mistress. Okay, next है Cavalier poets. तो it is a group of lyric poets associated with cavaliers. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कैवेलियर पोइट्स। अब कैवेलियर्स कौन थे? एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि उस टाइम पे जो लोग थे वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। कुछ जो थे वो किंग को फॉलो करते थे और कुछ जो थे वो पार्लियामेंट को फॉलो करते थे। तो अब ये ना वो वाले पोइट्स थे जो किंग को सपोर्ट करते थे, किंग चार्ल्स वन के सपोर्टर्स थे, और जो इनके ऑपोजिट थे वो थे पार्लियामेंटेरियंस जो पार्लियामेंट चाहते थे। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड सन्स ऑफ बेन, क्योंकि ये जो थे ये एडमिरर्स एंड फॉलोअर्स थे बेन जॉनसन के। ऊपर हमने स्कूल ऑफ स्पेंसर पढ़ा, अब ये कौन है? ये बेन जॉनसन के फॉलोअर हैं। इसमें है रिचर्ड लवलेस, इसका इंपॉर्टेंट मेजर प्रोमिनेंट वर्क है लुकास्टा। सर जॉन सिकलिंग कर्टियर, ही वॉज अ कर्टियर ऑफ चार्ल्स वन, बैलेड अपॉन अ वेडिंग, वाई सो पेल एंड वन एंड अ फॉन्ड लवर, यानी कि कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स हैं। रॉबर्ट हेरिक, तो ही वॉज ऑल्सो अ फॉलोअर ऑफ चार्ल्स वन। तो इनके जो वर्थ मैंशनिंग वर्क्स हैं उनमें है द वॉल्यूम ऑफ पोइम्स द लोबर नंबर्स 1647 एंड हेस्पेरिडीज। नेक्स्ट है थॉमस होब्स, ही वॉज अ पॉलिटिकल फिलोसफर। इनका मेजर वर्क है लवाइथन, जेरेमी टेलर एंड होली लिविंग एंड होली डाइंग। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर में कोई भी एम्बिग्विटी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।
और इस फाइल का मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी।